हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वी सलूजस मैथमेटिक्स चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव लेवल एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लाइक जेई मेंस, मास्टर कैडर मैथमेटिक्स, टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स, चाहे वो केवी का हो चाहे वो एनवी का हो। हर एग्ज़ाम में मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट एक कॉमन टॉपिक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में सिंपल लॉजिक्स होते हैं जो हम सबको आते हैं, बट हम इस वीडियो में देखेंगे उन लॉजिक्स को कैसे क्वेश्चंस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट द नंबर्स 2, B, C आर इन AP एंड द मैट्रिक्स A इज गिवन एज। इसकी एंट्रीज हैं 1 1 1 2 B C 4 B² C²। उसके बाद वो पूछ रहे हैं, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास क्लोज ब्रेसेस 2 और 16 के बीच बीच में या इसकी इक्वल है, देन C लाइज इन द इंटरवल। ऑप्शंस हैं हमारे पास क्लोज ब्रेसेस 3, 2 + 2 रेज टू पावर 3/4, क्लोज ब्रेसेस 4 to 6, नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोज ब्रेसेस 2 to 3, नेक्स्ट ऑप्शन है ओपन ब्रेसेस 2 + 2 रेज टू पावर 3/4, 4। अच्छा, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, हमें बोला हुआ है कि इसमें 3 एंट्रीज 2, B, C ये AP में है। अच्छा, आपको पता है कोई भी सीरीज़ अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होती है तो उसके एलिमेंट्स के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। तो सबसे पहले हम वही लिख रहे हैं, अगर 2, B, C हमारे पास AP में है तो B-2 और C-B का कॉमन डिफरेंस सेम होगा। हमें पता नहीं कॉमन डिफरेंस कितना होगा, तो हम अपनी तरफ से सपोज कर रहे हैं लेट इट बी उनका कॉमन डिफरेंस सम D होगा। तो हमने लिखा है D से, इसका मतलब हम B-2 और C-B दोनों के कॉमन डिफरेंस को कुछ अनदर एलिमेंट D लेकर चल रहे हैं जो दोनों का आंसर कॉमन हो जाए। अच्छा, उसके बाद हमें मैट्रिक्स A दी हुई है। उस मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं 1 1 1 2 B C 4 B² C²। इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A अगर हमने लिखना है, मतलब डेट ऑफ A, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 B C 4 B² C²। हमें पता है जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है, अगर हमारे पास तीनों एंट्रीज 1 1 1 है तो हम इनमें से 2 एंट्रीज को ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, हम कॉलम 1 को फिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर कॉलम 2 और कॉलम 3 में से हमने 1 और 1 को 0 0 क्रिएट करना है। तो कॉलम 2 पर हम ऑपरेशन लगाएंगे। कॉलम 2 पर हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं, कॉलम 2 पर कॉलम 2 में से कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पहली एंट्री 1 जो है कॉलम 2 में वो 0 हो जाएगी। सिमिलरली वैसे ही कॉलम 3 में भी हमें 1 की जगह पर 0 प्लेस करना है, तो हम कॉलम 3 को ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट कैसे करेंगे, कॉलम 3 में से हमने फिक्स्ड कॉलम 1 को निकाल दिया। अगर ऐसे करेंगे तो हमारे पास जो एंट्रीज आ जाएंगी वो होंगी डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1। पहली एंट्री कॉलम 2 की 0 हो जाएगी। ऑपरेशन C2 जो हमने लगाया है C2 पर, दैट इज C2 - C1। और इसी तरह C3 में भी हमने ऑपरेशन लगाया है C3 - C1, तो वहाँ पर भी एंट्री 0 हो जाएंगी। जो भी ऑपरेशन आप कॉलम 2 की एक एंट्री पर लगा रहे हैं वो कॉलम 2 की सारी एंट्रीज पर इम्प्लीमेंट होगा। सेम वैसे ही अगर आप कोई ऑपरेशन कॉलम 3 पर लगा रहे हैं तो वो कॉलम 3 की भी सारी एंट्रीज पर इम्प्लीमेंट होगा। तो पहली कॉलम हो गई हमारे पास 1 2 4, दूसरी कॉलम हो जाएगी 0 B-2 B² - 4 एज द ऑपरेशन इज C2 - C1 इन C2। वैसे ही C3 में हमने ऑपरेशन लगाना था C3 - C1, तो एंट्रीज हो जाएंगी 0 C-2 C² - 4। अच्छा, अब आप ध्यान से सोचिए आप आगे करेंगे क्या। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो मुझे दिख रहा है C2 में मेरे पास B-2 और B² - 4 पड़ा है। मुझे पता है B² - 4 को अगर सॉर्ट करेंगे तो मैं इसे B-2 B+2 लिख सकती हूँ। सेम ऐसे ही मैं कॉलम 2 में से B-2 को डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल सकती हूँ। सेम प्रोसेस मैं कॉलम नंबर 3 में भी करूँगी। लेट्स सी हाउ। अच्छा, अगर आप डिटर्मिनेंट ऑफ A को देखें तो वो आपके पास आ जाएगा 1 0 0 2 B-2 C-2, नेक्स्ट एंट्री 4 B² - 4 को आपने लिख लिया B-2 इंटू B+2 और C² - 4 को आपने लिख लिया C-2 इंटू C+2। मतलब अगर आप दोनों कॉलम 2 और कॉलम 3 में से B-2 और C-2 को बाहर निकाल ले तो आपके पास एंट्रीज रह जाएंगी 1 0 0 2 1 1 4
B+2 C+2। अगर अब आप ध्यान से देखें तो कॉलम नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में आपके पास सेकंड एंट्री जो है वो 1 1 आ रही है। अब दोनों में से एक 1 1 को ख़त्म किया जा सकता है, तो मैं अपना दिमाग लगाऊंगी कि मुझे कॉलम 2 में से 1 को ख़त्म करना है या कॉलम 3 में से 1 को ख़त्म करना है। अगर मैं कॉलम 3 में से 1 को ख़त्म करके वहाँ पर 0 ले आती हूँ तो मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। आपको याद होगा आप अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स बनाते हैं ताकि आपको डिटर्मिनेंट का आंसर मिल जाए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। हम वही प्रोसेस करेंगे, हम कॉलम 3 में जो 1 है उसको 0 करने की कोशिश करेंगे ताकि हम यहाँ पर अपर डायगोनल और लोअर डायगोनल वाला प्रोसेस लगाकर डिटर्मिनेंट को इजीली सॉल्व कर पाएँ, हमें एक्सपैंड ना करना पड़े डिटर्मिनेंट को। तो कॉलम 3 में आप क्या करेंगे, कॉलम 3 में आप ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम 2 को फिक्स कर लीजिएगा, कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। तो अब आपके पास B-2 C-2 एज इट इज़ है। डिटर्मिनेंट पर अगर आप ऑपरेशन लगाएंगे, पहली कॉलम की एंट्रीज 1 to 4 एज इट इज़ रहेंगी, दूसरी कॉलम की एंट्रीज 0 1 B+2 एज इट इज़ रहेंगी। कॉलम 3 की अगर आपको सॉल्व करना है, कॉलम 3 पर ऑपरेशन लगाना है, वो ऑपरेशन था कॉलम 3 माइनस कॉलम 2। अच्छा, 3 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0। दूसरी एंट्री आ जाएगी 1 - 1 0। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी C+2 माइनस B+2। अगर आप सॉर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा C माइनस B। अब आप देखिए आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आप क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। यहाँ पर डायगोनल एंट्रीज कौन सी है, 1 1 C माइनस B। अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा C माइनस B। तो नेक्स्ट केस में हमारे पास आंसर आया B-2 C-2 इंटू C-B। अच्छा, आपको ध्यान होगा आपने स्टार्टिंग पर लिखा था 2, B, C, ये आपके पास AP में है, तो आपने बोला था B-2 और C-B दोनों का आंसर आपके पास होगा DD। वो आपने B-2 और C-B की जगह फिल कर लेना है। नेक्स्ट एंट्री आपके पास बची C-2। सो आई थॉट अगर मुझे C-2 निकालना है तो मैं B-2 इज इक्वल टू D और C-B इज इक्वल टू D को ऐड कर लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में ऐड करूँगी, राइट हैंड साइड को राइट में ऐड करूँगी। अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करूँगी तो B-2 प्लस C-B, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में ऐड करूँगी तो D प्लस D। मतलब ये मेरे पास आ जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C-2 का आंसर मेरे पास आ गया 2D। तो मैं C-2 की वैल्यू फिल करूँगी, वो कितना आ गया 2D³। इसका मतलब मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A का आंसर आया 2D³। बट मुझे गिवन दिया हुआ था डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो क्लोज ब्रेसेस 2 से 16 के बीच बीच में लाई करता है। 2 से 16 के बीच बीच में लाई करने का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 2 और 16 के बीच बीच में लाई करता है। मतलब 2 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 16। आप डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू फिल करेंगे, वो आपके पास आएगा 2D³। इसका मतलब 2D³ आपके पास 2 से लेकर 16 के बीच बीच में लाई करता है। अगर आप 2 को डिवाइड कर देंगे हर इनइक्वालिटी में तो ये आपके पास आ जाएगा 1 इज़ लेस देन और इक्वल्स टू D³ इज़ लेस देन और इक्वल्स टू 8। इसका मतलब D की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच बीच में लाई करेगी। अब आपको पता है B-2 आपके पास D के बराबर है, जो आपको स्टार्टिंग में आपने लिखा हुआ है। तो मैंने क्या किया, मैंने D की लास्ट वैल्यूज़ जो एक 1 है और एक 2 है वो फिल करके देखा ताकि मुझे पता चले B का कितना आंसर आएगा। अगर आप D की वैल्यू 1 फिल करते हो तो B-2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसका मतलब B 1 + 2 के इक्वल आएगा। इसका मतलब B कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब जब D 1 होगा तब B का आंसर हमारे पास 3 आएगा। सिमिलरली D की लास्ट वैल्यू थी 2। सारे इंटरवल को फिल करना क्वाइट मुश्किल होता है क्योंकि 1 से 2 के बीच में बहुत सी वैल्यूज़ लाई करती है, इसलिए हम सिर्फ रफ एस्टिमेशन ले रहे हैं कि B किस किस के बीच में लाई करेगा। अगर आप D की वैल्यू को 2 फिल करते हैं तो ये आ जाएगा B-2 इज इक्वल टू 2। मतलब B कितना आ जाएगा आपके पास 4। इसका मतलब जब D आपके पास 1 से लेकर 2 इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है तब B आपके पास 3 से लेकर 4 की क्लोज ब्रेसेस के बीच बीच में लाई कर रहा है। अब D और B की हेल्प से हम C की वैल्यू फाइंड करेंगे। एज स्टार्टिंग पर हमें दिया हुआ था C-B किसके बराबर है, D के। हम D और B की वैल्यूज़ फिल करेंगे, वैसे ही हमें C का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, D लाई कर रहा था 1 से 2 और B लाई कर रहा था 3 से 4। तो जब D 1 था तब B 3 था, तो मैंने पहले D 1 और B 3 फिल किया तो C का आंसर कितना आ जाएगा, C-3 इज इक्वल टू 1। मतलब C आपके पास आएगा 4। अगर आपके पास D 2 है
तब b हमारे पास 4 था, इसका मतलब c हमारे पास कितना आएगा, c माइनस 4 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब c कितना आएगा 6। तो इसका मतलब c की वैल्यू जो है वो 4 से 6 की क्लोज ब्रेसेस के बीच बीच में लाई करेगी, मतलब 4 इज लेस देन और इक्वल्स टू c इज लेस देन और इक्वल्स टू 6, मतलब आप बोल सकते हैं c बिलोंग करेगा क्लोज ब्रेसेस 4 to 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन विच इज क्लोज ब्रेसेस 4 to 6। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ मेट्रिसेस, मैट्रिक्स ए आपको दी हुई है 0 2y 1 2xy -1 2x -y 1, जिसमें x और y दोनों रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स कहने का मतलब है रियल लाइन में से कोई भी एंट्री हो सकता है, बट वैसी एंट्रीज जो दोनों सिमिलर नहीं है, मतलब x का अलग आंसर है y का अलग आंसर है, दोनों सेम नहीं है। फॉर विच उन्होंने कंडीशन दी है A ट्रांसपोज A इज इक्वल टू 3 टाइम्स आइडेंटिटी ऑफ 3 इज, उसकी ऑप्शंस दी हुई हैं 2 4 6 3। अच्छा, सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको कंडीशन दी हुई है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3। I3 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3/3 ऑर्डर, मतलब I3 का मतलब हुआ इसमें 3 ही रोज होंगी, 3 ही कॉलम्स होंगी, डायगनल एंट्रीज पर 1 होगा, नॉन डायगनल एंट्रीज पर आपके पास 0 होगा। सबसे पहले हम अपनी गिवन कंडीशन लिखते हैं, वो है ए ट्रांसपोज ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स आइडेंटिटी ऑफ 3। अच्छा, आप किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो उसकी रोज कॉलम में चेंज हो जाती हैं, कॉलम्स रोज में चेंज हो जाती है। तो हम वही करेंगे, अगर 0 2y 1 2xy -1 2x -y 1, मतलब ए मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज करेंगे तो वो आपके पास होगा 0 2y 1 2xy -1 2x -y 1। वैसे ही आप ए मैट्रिक्स को फिल कर देंगे। ए मैट्रिक्स आपके पास आ रहा है 0 2y 1 2xy -1 2x -y 1 इज इक्वल टू 3 एज इट इज़ है। I3 का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, 3 रोज होंगी, 3 कॉलम्स होंगी, डायगनल एंट्रीज पर 1 होगा, नॉन डायगनल एंट्रीज पर आपके पास 0 होगा। लेफ्ट हैंड साइड में सबको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना आता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा एंट्रीज 8x² 0 0 0 6y² 0 0 0 3, और राइट हैंड साइड में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास मैट्रिक्स जनरेट होगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब अगर हम इन एंट्रीज को कंपेयर करेंगे तो 8x² आपके पास 3 के इक्वल आएगा, 6y² आपके पास 3 के इक्वल आएगा, 3 तो 3 के इक्वल होता ही है। यहाँ से हमें x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी। x की वैल्यूज़ आपके पास आई है x² इज इक्वल टू, सॉरी वेट अ मोमेंट, x² की वैल्यू आपके पास आई 3/8 विच इज़ सिमिलरली y² की वैल्यू आपके पास आई 3/6। तो x आपके पास आया ±√3/8, सेम y आपके पास आया ±1/√2। तो x और y की पॉसिबिलिटीज़ चेक करिए। x की पॉसिबिलिटी, अगर हम x को पॉजिटिव √3/8 ले तो y को हम 1/√2 भी ले सकते हैं। अगर x को पॉजिटिव √3/8 ले तो y को हम नेगेटिव 1/√2 ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप x को नेगेटिव √3/8 ले तो y को आप 1/√2 भी ले सकते हैं। अगर आप x को नेगेटिव ऑफ √3/8 ले तो y आपके पास नेगेटिव ऑफ 1/√2 भी हो सकता है। मतलब हमारे पास x और y को सिलेक्ट करने की 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विच इज़ 4। होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन आपको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में दी हुई है, जिसकी एंट्रीज हैं x -6 -1 2 -3x x -3 -3 2x x +2। अगर डिटर्मिनेंट आपके पास 0 के इक्वल है तो वो ये पूछ रहे हैं कि इन चारों में से उसका क्या आंसर होगा, मतलब उसके रियल रूट्स का सम कितना होगा, -4 0 1 एंड 6। अच्छा, सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट हमारे पास दिया है x -6 -1 2 -3x x -3 -3 2x x +2। डिटर्मिनेंट आपके पास किसके इक्वल दिया हुआ है, 0 के।
अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, रो 1 से, रो 2 से, रो 3 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से, इसको सॉल्व करने पर भी इसने डिफ़िकल्टी हो जाना था। सो आई प्रेफर कि इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। अगर आप इसको रो 1 की हेल्प से एक्सपैंड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले आएगा x, फिर आएगा -3x इंटू एक्स प्लस 2 -2x इंटू एक्स माइनस 3 ब्रेसेस माइनस, फिर आपके पास नेक्स्ट एंट्री आएगी -6, फिर उसके बाद आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस ऑफ -3 इंटू एक्स माइनस 3, फिर प्लस, फिर नेक्स्ट एंट्री आपके पास आएगी -1, फिर नेक्स्ट आएगा 2 इंटू 2x माइनस ऑफ माइनस इंटू -3x इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x ब्रेसेस माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस माइनस नेक्स्ट स्टेप में प्लस हो जाएगा +6 इंटू 2x प्लस 4 प्लस 3x माइनस 9 प्लस, फिर -1 एज इट इज़, 2 इंटू 2 4x माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को सॉर्ट करेंगे तो ये आपके पास आएगी x माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 5x माइनस 5 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। मतलब ये आपके पास जनरेट हो जाएगा -5x क्यूब प्लस 30x माइनस 30 प्लस 5x इज इक्वल टू 0। मतलब ये टोटल इक्वेशन आपके पास जनरेट हो गई -5x क्यूब प्लस 35x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अगर आप नेगेटिव को कॉमन निकाल देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 35x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अगर आप बोथ साइड्स पर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर की इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, मतलब जिसकी डिग्री 2 से ज़्यादा हो उसको सॉल्व करना होता है, तो हम सिंथेटिक डिवीज़न लगाते हैं। सिंथेटिक डिवीज़न में हम इसका रूट लेकर चल रहे हैं 1, क्योंकि अगर हम इस इक्वेशन में 1 फिल करते हैं 1 माइनस 7 प्लस 6 तो आंसर 0 आ रहा है ना। इसका मतलब हम सिंथेटिक डिवीज़न में जो इसका रूट लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे 1, जो हमने स्टार्टिंग पर लिखा है। उसके बाद जो ये लिखा हुआ है ना 1 0 माइनस 7 6, ये आपको पता है कैसे आता है। अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुनेगा। 1 0 माइनस 7 और 6 को कैसे लिखा, 1 एक्स क्यूब का कॉफिशेंट है, उसके बाद एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं दी हुई है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट, इसका मतलब ऑटोमेटिकली कितना होगा 0, तो हमने लिखा है नेक्स्ट टर्म 0। उसके बाद हमें पता है कि एक्स का कॉफिशेंट -7 दिया हुआ है तो हमने लिखा है -7, फिर कांस्टेंट टर्म आपको कितनी दी हुई है 6, तो आपने लिखा है 6। फिर हम पहली एंट्री 1 के नीचे क्रॉस लगा देते हैं, 1 प्लस क्रॉस अगर आप करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। फिर एक्सट्रीम साइड पर आपको जो 1 दिया हो उससे जो ये नीचे वाला 1 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1। इस 1 को आप 0 के नीचे प्लेस कर लेंगे, 0 1, फिर 0 प्लस 1 करेंगे तो आपके पास फिर कितना आया 1। फिर इस 1 को एक्सट्रीम साइड पर जो आपने 1 लिया हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फिर 1 आया, उसको आप -7 के नीचे प्लेस करेंगे, -7 प्लस 1 आपके पास आया -6। इस -6 को फिर एक्सट्रीम साइड में जो आपने 1 लिया हुआ उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आ जाएगा। 6 माइनस 6 कितना हुआ 0। जब यहाँ पर आपके पास 0 बन जाए इसका मतलब आपने सही रूट चूज़ किया था, जो 1 आपने एक्सट्रीम साइड पर लिखा है। इसका मतलब ये इक्वेशन जनरेट हो जाएगी x क्यूब माइनस 7x प्लस 6। सबसे पहले देखिए एक्सट्रीम साइड में आपने लिया था 1, इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं x माइनस 1, ठीक है, इनटू, फिर हम ध्यान देंगे नीचे जो एंट्रीज बन रही हैं वो है 1 1 -6। अच्छा, आप ध्यान देंगे तो आपके पास इक्वेशन थी क्यूबिक, मतलब x क्यूब। अब लास्ट पे 0 बन गया, इसका मतलब 1 रिड्यूस होगा तो ये इक्वेशन अब क्यूब में नहीं रहेगी, अब ये स्क्वायर में होगी। तो ये जो नीचे 1 1 -6 दिया है, पहला 1 एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट होगा, क्योंकि इक्वेशन क्यूब में थी इसलिए हमने एक टर्म छोड़ दी, एक्स स्क्वायर लिया।
तो 1 जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, उससे नेक्स्ट 1 हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट होगा और नेक्स्ट -6 हमारे पास कांस्टेंट टर्म आएगा। तो अब अगर ध्यान से देखो इक्वेशन क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तो आप x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास बैक एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 ही आएगा। इसको आपने 0 के इक्वल रखा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉर्ट करने के लिए हमें उसके दोनों रूट्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब ये आ जाएगा x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आया x माइनस 1 एक्स इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर आप x प्लस 3 को कॉमन निकाल लेंगे अंदर बन जाएगा x माइनस 2। मतलब ये आपके पास आया x माइनस 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास 3 रूट्स आए 1 2 माइनस 3। अगर आप इन तीनों रूट्स का सम करेंगे तो वो आपके पास आएगा 1 प्लस 2 माइनस 3। मतलब आपके पास आया 0। तो सम ऑफ रूट्स आपके पास आए 0। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको और भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम्स में हेल्प चाहिए तो आप हमारी और भी वीडियोस को सुन सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और आपको किस लेवल की हेल्प चाहिए, मतलब किस टॉपिक पर हेल्प चाहिए। विल प्रोवाइड यू द हेल्प ऑन द टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आप खुद भी ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ए मैट्रिक्स आपको दी हुई है, उसकी एंट्रीज है ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी, ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी, ई रेज टू पावर टी। नेक्स्ट एंट्री है माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी। नेक्स्ट एंट्री है माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी। नेक्स्ट एंट्री है ई रेज टू पावर टी, उससे नेक्स्ट है 2 ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी, उससे नेक्स्ट है माइनस 2 ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी। देन ए इज, तो वो आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ए कैसा होगा, invertible only if t is equal to pi, invertible only if t is equal to pi by 2, invertible for all t belongs to set of reals, not invertible for any t belongs to reals। अगर आप ध्यान से चेक करेंगे उन्होंने सारी ऑप्शंस में एक वर्ड बोला है डिटर्मिनेंट। कोई भी चीज़ इन्वर्टेबल तब होती है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टेबल तब होती है जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आए। तो हमें साफ पता चल रहा है वो सारी ऑप्शंस में इन्वर्टेबल के बारे में पूछ रहे हैं, इन्वर्टेबल के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब हमें डिटर्मिनेंट चेक करना है। अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो मतलब ये इन्वर्टेबल नहीं हो सकती। अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया तो हम टी की वैल्यू फिल करके देखेंगे कि टी की कौन सी वैल्यू पर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ रहा है। जिस वैल्यू पर भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आएगा वही ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो आप सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिखिए, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, फिर चेक कीजिए डिटर्मिनेंट 0 है या नॉन ज़ीरो। अगर आप मैट्रिक्स ए लिखते हैं तो ये आपके पास आएगा ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी, ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी। नेक्स्ट रो के एलिमेंट्स है ई रेज टू पावर टी नेगेटिव ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी माइनस ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी। नेक्स्ट एंट्री है नेगेटिव ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी प्लस ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी। नेक्स्ट रो की एंट्रीज है ई रेज टू पावर टी ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी माइनस ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी। अगर आप इसको डिटर्मिनेंट में लिखना चाहते हो तो आप मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज कर लीजिएगा नेक्स्ट स्टेप में। और उसके बाद जब आप इसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर लेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, हम करते थे ना एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हम 2 एंट्रीज को ऐड करते तो हम उसको डिटर्मिनेंट में अलग करके भी लिख सकते हैं। हम वही प्रोसेस करेंगे। पहली कॉलम देखिएगा डिटर्मिनेंट की, वो है ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर टी, ई रेज टू पावर टी। नेक्स्ट अगर आप कॉलम नंबर 2 को नोट करेंगे ना, इसमें 2 तरह की एंट्रीज चल रही हैं, एक ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी, एक चल रही है ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी। हम क्या करते हैं, जो भी एंट्री सेम है उसको एक कॉलम में लिख लेते हैं, दूसरे को दूसरे डिटर्मिनेंट की कॉलम में लिख लेते हैं। जैसे आपने सम में दोनों को पहली कॉलम सेम दिया है, क्योंकि दोनों में कुछ भी सम में अलग नहीं हो सकता, इसलिए पहली कॉलम दोनों की सेम है।
दूसरी कॉलम में एक में हमने ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी की एंट्रीज लिखी हैं, दूसरे में हमने ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी की एंट्रीज लिखी हैं। पहले वाले डिटर्मिनेंट की कॉलम 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या आएगा, ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी, फिर अगली एंट्री आएगी नेगेटिव ऑफ ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी, फिर लास्ट वाली एंट्री अगर आप देखेंगे उसमें ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी टाइप की कोई टर्म नहीं है, मतलब उसका आंसर आएगा 0। और वैसे ही अगर आप डिटर्मिनेंट नंबर 2 में देखेंगे, पहली एंट्री में ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी जैसी कोई भी एंट्री नहीं है तो 0। नेक्स्ट एंट्री ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी, आगे भी नेगेटिव आएगा, और उससे नेक्स्ट एंट्री है ट्वाइस ऑफ ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी। सेम ऐसे ही अगर आप कॉलम 3 को देखेंगे, इसमें भी दो तरह की एंट्रीज है, ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी और ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी। आप पहले वाले डिटर्मिनेंट में पहली वाली एंट्रीज ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी लिखेंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री नेगेटिव ऑफ ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी। अब नेक्स्ट में आपके पास ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी जैसी कोई एंट्री नहीं है तो वो 0 आ जाएगा। सेम वैसे ही दूसरे डिटर्मिनेंट में अगर आप कॉलम नंबर 3 में एंट्रीज लिखेंगे तो वो होंगी 0 ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी माइनस ऑफ ट्वाइस ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले वाले डिटर्मिनेंट में पहली कॉलम में से ई रेज टू पावर टी, दूसरी कॉलम में से ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी और तीसरी कॉलम में से ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी बाहर आ जाएगा, तो अंदर डिटर्मिनेंट की एंट्रीज रह जाएंगी। पहली कॉलम 1 1 1, दूसरी कॉलम 1 -1 0, उससे नेक्स्ट कॉलम 1 -1 0, प्लस सेम दूसरे डिटर्मिनेंट में करना है, ई रेज टू पावर टी बाहर आ जाएगा पहली कॉलम में से, दूसरी कॉलम में से ई रेज टू पावर नेगेटिव टी साइन टी और तीसरी कॉलम में से ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी। तो डिटर्मिनेंट के अंदर एंट्रीज रह जाएंगी, पहली कॉलम में 1 1 1, दूसरी कॉलम में 0 -1 2 और तीसरी कॉलम में भी 0 1 -2। तो ये हमारे पास, अगर हम डिटर्मिनेंट्स को एक्सपैंड कर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा ई रेज टू पावर नेगेटिव टी कॉस टी साइन टी। मैंने पहले वाले डिटर्मिनेंट को रो 3 से एक्सपैंड किया और दूसरे डिटर्मिनेंट को रो 1 से एक्सपैंड किया है। अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो -1 + 1 पहले डिटर्मिनेंट में आएगा और दूसरे डिटर्मिनेंट में 2 - 2 आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। 0 को आप किसी भी एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। अगर आंसर 0 आया इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो गया। डिटर्मिनेंट अगर 0 है इसका मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।